एक ताबूत से बाहर आ गई है जो कि उसी गुफा में रखा था। वो कैसे वापस आई और अब आगे क्या करने वाली है, ये सब जानने के लिए आइए देखते हैं आगे की कहानी। तभी जनकपुर का माहौल बदल गया था। तेज तूफानी हवाएं चलने लगी और आसमान में काले बादल छा गए। हे भगवान, आज तो लगता है तूफान आने वाला है। आसमान में बिजली कड़क कर बार बार गुफा पर गिर रही थी। उसकी गहराई में एक और ताबूत रखा था जो पिछली बार भी हमने देखा था। उसके अंदर से धम धम की आवाज हुई और फिर उसका ढक्कन खुल गया। धीरे से उसके अंदर से दमयंती बाहर आई। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। उसकी आंखें लाल लाल चमक रही थी और नाखून बहुत पैने हो गए थे। हम जाग उठे हैं, हम फिर से आजाद हो गए, आजाद हो गए हम। वो भयानक अंदाज में हंसती हुई गुफा से बाहर की ओर बढ़ गई। उसके चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान थी जो आने वाले खतरे की तरफ इशारा कर रही थी। वो तालाब के किनारे पहुंची तो उसे पानी में उसका अक्स नजर आया। उसने पाया कि वो बूढ़ी दिख रही है। अरे ये क्या, मैं बूढ़ी कैसे हो सकती हूँ? मेरी आयु तो 1000 साल हो गई थी। तभी उसे तांत्रिका की आवाज सुनाई दी। घबरा नहीं, पहले के जैसे अब तुझ में कमजोरी नहीं आएगी। लेकिन मैं बूढ़ी क्यों हो गई? इस तरफ मेघना इशिता से बात कर रही थी। इशिता, वो दमयंती किस गुफा में है, इसका पता तो हमने लगाया ही नहीं ना। अरे यार, हम उस गांव में गए थे मृत्युंजय अमृत का सैंपल लाने। उसके बाद तो वहाँ की राजकुमारी निकली। निशिर मोलो से हमारा सामना हुआ और आखिर में तूने उन्हें महाराज की लाश देकर हमेशा के लिए वापस भेज दिया। अब इस चैप्टर को क्लोज करना यार। उस दमयंती का क्या हुआ, तू इस बारे में क्यों सोच रही है? नहीं, हमें उसके बारे में पता होना चाहिए ना। ओ बहन, तू अब काम पर ध्यान दे। दमयंती तब तक जिंदा नहीं होगी जब तक तू उस गुफा में कदम नहीं रखेगी जिस गुफा में उसे रखवाया गया था। और हमें तो उस गुफा के बारे में कुछ पता ही नहीं है। इसका मतलब न तो कभी उस गुफा के अंदर जाएगी न कभी वो वापस उठेगी। ये सुनकर मेघना चुप तो हो गई, लेकिन उसके दिमाग में अभी भी बहुत से सवाल चल रहे थे। वहीं बेरमपुर में अनुज अपने घर पर बैठा हुआ था। अरे खाना खाएगा या नहीं? कब से इसी सोफे पर चिपक के बैठा है? माँ, मुझे भूख नहीं लग रही है। जब लगेगी तो खा लूंगा ना, आप खा लो। अब उन्हें कैसे बताऊं कि मुझे मेघना की याद आ रही है। इससे अच्छा तो निशिर मोलो कभी इस गांव से जाते ही नहीं। मेघना यहाँ मेरे साथ तो रहती। इस तरफ दमयंती जो अब बूढ़ी हो चुकी थी, उसको समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ऐसा क्या हो रहा है। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी और उसने आसमान में देखा। अरे ये क्या चीज है जो आसमान में उड़ रही है? ये तो कोई विमान लगता है। उसने आंखें बंद की तो उसे विमान में बैठे हुए लोगों की आवाजें सुनाई दी। अरे इस विमान में मनुष्य बैठे हैं, मतलब इस युग में मनुष्य हवा में उड़कर यात्रा करते हैं। ये संसार इतना आगे निकल गया है। ऐसे में कितने सालों बाद उठी हूँ, कहीं मेरे 1000 वर्ष पूरे तो नहीं हो गए। तभी उसे जोरों की प्यास लगने लगी। बहुत प्यास लगी है, कोई शिकार ढूंढना पड़ेगा। वो अब गांव की तरफ बढ़ गई। जनकपुरी में सभी गांव के लोग अपने अपने घरों में घुस गए थे। इस तरह का तूफान तो जनकपुरी में कभी नहीं आया। इतनी तेज हवा, कहीं घर की छत छप्पर ना उड़ जाए। जहां सभी गांव के लोग घरों में घुस चुके थे, वहीं कोई था जो कि अभी भी गलियों में भटक रहा था। बड़े दिनों के बाद चोरी करने का प्लान बना था, इस कमबख्त तूफान ने सब खराब कर दिया। अब तो घरों में सभी लोग जाग रहे होंगे, चोरी भी नहीं कर पाऊंगा। तभी उसे सामने से दमयंती आती हुई नजर आई। अरे
ये बूढ़ी कौन है? वो आदमी कुछ कदम बढ़ाकर दमयंती के पास पहुंचा। दमयंती उसको ऊपर से नीचे तक देखने लगी। इसने कितने विचित्र वस्त्र पहने हैं। शायद इस जमाने के लोग यही पहनते हैं। अरे अम्मा, इतने तूफान में कहाँ जा रही हो? घर चली जाओ। इसको सुनसान जगह ले जाकर इसी का शिकार कर लेती हूँ। बेटा, मैं अपने घर ही जा रही थी। अपनी पुत्री से भेंट करके आ रही हूँ। भेंट करके? वो क्या होता है? अब मतलब मिलकर आ रही हूँ बेटा, लेकिन अब चला नहीं जा रहा। कोई बात नहीं अम्मा जी, आओ, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। आइए, मेरी पीठ पर चढ़ जाइए। उस आदमी ने दमयंती को अपनी पीठ पर बैठा लिया और आगे बढ़ गया। इस जमाने के लोग तो काफी शरीफ हैं। ये अच्छा है, मुझे इनका शिकार करने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तभी वो आदमी मन में सोचने लगा, इस बुढ़िया के घर में कोई नहीं रहता होगा, तभी तो अकेली आ रही है। अब इसके घर जाऊंगा और फिर इसे मौत के घाट उतारकर इसका सारा धन लूट कर रफू चक्कर हो जाऊंगा। उस आदमी के मन की बात दमयंती ने सुन ली और उसे गुस्सा आ गया। उसने अपने हाथों को उसकी गर्दन पर जकड़ लिया। अरे अम्मा, क्या कर रही हैं? तेरा ये दुस्साहस, तू मुझे मौत के घाट उतारने की सोच रहा है? ये सुनकर उस आदमी को बहुत हैरानी हुई। दमयंती ने पूरी ताकत से उसका गला घोंट दिया। वो जमीन पर गिरकर खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगा। उसकी चीख सुनकर आसपास पेड़ों पर बैठे पक्षी फड़फड़ाते हुए फिजा में उड़ गए। दमयंती उसे पूरी तरह से खाली करके उठ खड़ी हुई। अब सुकून मिल रहा है। तभी उसका शरीर ठंडा पड़ने लगा। अब ये क्या हो रहा है? तभी उसके शरीर की रंगत बिखरने लगी। उसके बाल भी काले घने हो गए। देखते ही देखते वो पूरी तरह से जवान और खूबसूरत हो गई। उसने अपने चेहरे पर हाथ फेरा तो अपनी खूबसूरती को वापस पाकर उसे बहुत खुशी हुई। मतलब मैं बूढ़ी सिर्फ इस वजह से हुई थी कि मैंने पिछले कई वर्षों से खून नहीं पिया था। इसका मतलब मेरी जिंदगी के 1000 वर्ष पूरे नहीं हुए। अब मैं राजकुमारी मेघालय से अपने साथ हुई सभी धोखेबाजी का बदला लूंगी। मार दूंगी उसको चारों तरफ से, मार दूंगी उसको चारों तरफ, तबाही मचा दूंगी। दमयंती आगे क्या करने वाली है? वो अचानक कैसे आजाद हो गई? क्या अब मेघना की जिंदगी में खतरा और ज्यादा बढ़ गया है? अनुज मेघना को पसंद करने लगा है। क्या होगा इसकी प्रेम कहानी में? बने रहिए हमारे साथ इस रोमांचक और डरावनी कहानी के अगले भाग ताबूत पार्ट 9 में भी, सिर्फ और सिर्फ स्कल टाउन्स यूट्यूब चैनल पर।